Hello aspirants and welcome to Nexus IAS Academy. So we are dealing with the economic survey section of छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है उसी में हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड इरिगेशन। ये आज टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इरिगेशन के डाटा देता है हमारा क्या इकोनॉमिक सर्वे हर साल, उसको डेप्थ में देखेंगे हम लोग। देखो, किसान जो होता है, फार्मर जो होता है, वो फसल तो उगा लेता है, पर जो मिडिल मैन होते हैं ना, बिचौलिए होते हैं, उनका मुनाफा खा लेते हैं जब वो बेचने जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। किसान बेचारा मेहनत कर रहा है ज़मीन पे, पूरा सीजन भर क्रॉप उगा रहा है, मतई कर रहा है, जोत रहा है खेत को, कटाई कर रहा है, रोज जाके उसमें यूरिया डाल रहा है, खाद डाल रहा है, देख रहा है रात और दिन। और इसी को रोकने के लिए सरकार ने कृषि उपज मंडी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडीज, ठीक है, ये बनाई हैं हमारे इंडिया में, हर जगह है। हमारे स्टेट में करेंटली 69, क्वेश्चन आएगा तो कितनी मंडीज हैं, टोटल 69 मंडीज हैं हमारे यहाँ, और 121 सब मंडीज अभी ऑपरेट कर रही हैं। ये डाटा इंपॉर्टेंट है दोनों का दोनों। सीधा पूछेगा कितनी मंडी है छत्तीसगढ़ में, 69, कितनी सब मंडीज हैं 121, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। सरकार का सबसे बड़ा गेम चेंजर है इसमें ई नाम। क्या है सबसे बड़ा गेम चेंजर? ई नाम, दैट इज, नाम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये किसानों के लिए एक तरह से आप बोल सकते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट टाइप का है। भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने 585 मंडियों को ई नाम मंडी घोषित किया हुआ है। आपको ये भी पता होना चाहिए, दिस डाटा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ से टोटल कितने हैं, 20 मंडीज हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आप मुंगेली के किसान हैं, आपने टमाटर बनाया, टमाटर उगाया। टमाटर सिर्फ और सिर्फ मुंगेली के लोकल सब्जी मंडी में बेच सकते हैं आप, भाई मुंगेली के टमाटर बेचने वाले आदमी, उगाने वाले, तो जहां उसका रेट आपको 10 रुपया पर केजी के हिसाब से मिलेगा। ई नाम के का आने से क्या हुआ, ई नाम के आने से वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि लोग जो है मंडीज में बिडिंग करने वाले, कि रायपुर या फिर कवर्धा या मुंगेली में 15 रुपये पर केजी में कौन देने को तैयार है किसान आपका टमाटर, और वो सामान बेचने को कौन तैयार है, उस हिसाब से सामान ले लिया करते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट जब बड़ा हुआ, तो आपका टमाटर हो सकता है सारे किसान मुंगेली के टमाटर को आ रहे हो, उनको उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, बट बाहर की जगहों पे लोगों को जरूरत होगी, तो वहां पे इनका आपको हाई बिडिंग प्राइस मिल जाता है। ई नाम से छत्तीसगढ़ की मंडियों को जोड़ने के लिए 3 फेजेस में काम किया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट फेज में कौन था, याद रखिएगा, राजनांदगांव, राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरूद और नवापारा। हमारे फर्स्ट फेज में अभी इन पे चल रहा है, फिर सेकेंड फेज में और जोड़ेंगे और थर्ड फेज में और, तो टोटल 20 मंडीज को जोड़ लेंगे। अभी इन 5 को बस हम लोग फर्स्ट फेज में जोड़ रहे हैं, राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरूद और नवापारा, ठीक। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा इसका? टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, इजंट इट, एग्रीकल्चर मंडीज का। नेक्स्ट क्या रहा, टू एंश्योर द फेयर प्राइस। बिचौलिए जो पैसे आपसे ले लेते हैं, मंडी में जाके जब आप बेचते हैं तो एमएसपी में आपको पैसा मिलता है, टाइमली पैसा मिलता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों डाटा लिख लिया होगा आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ई नाम में कितने टोटल, 585, छत्तीसगढ़ से कितना 20। फर्स्ट फेज में कौन कौन, राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरूद, नवापारा। फेज 2 में भी बता देता हूँ मैं क्या क्या रहेंगे, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली, रायगढ़। फेज 2 में इनके ऊपर। फेज 3 में कांकेर, सराईपाली, बेमेतरा, कटघोरा, अंबिकापुर, जशपुर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फेज 3 अब चल रहा है 2023 के बाद, फेज 1 फेज 2 कंप्लीट होकर फेज 3 चल गया अब, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग अब बात करने वाले हैं कृषि कर्मन अवार्ड की। किसकी बात करेंगे? कृषि कर्मन अवार्ड, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट हॉर्टिकल्चर।
छत्तीसगढ़ ने नेशनल लेवल पर अपना एक झंडा गाड़ा है बहुत जबरदस्त। हमने अलग अलग फील्ड्स में एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा अवार्ड लिया है। और सबसे बड़ा अवार्ड क्या होता है एग्रीकल्चर में हमारे देश में? कृषि कर्मन अवार्ड। ठीक है, हमको मिला है पैडी के लिए, पल्सेस के लिए, फूड ग्रेन के लिए। इस अवार्ड में आपको पता होना चाहिए स्टेट को सम्मान के रूप में 5 करोड़ रुपया का, सिर्फ 5 करोड़ रुपया का प्राइज मनी भी मिलता है। अब बागवानी, जिसको आप बोलते हो क्या इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर, उसकी बात करते हैं। उसमें हमें सिर्फ धान नहीं उगाना है, हमको डाइवर्सिफाई करना है, सब्जी उगानी है, फल उगाना है, और हम आज उगा भी रहे हैं। स्टेट में हमारे टोटल 136 हॉर्टिकल्चर नर्सरीज हैं एंड 2 वेजिटेबल सीड फार्म हैं। जिसमें से एक रायपुर में बना हुआ है और दूसरा दुर्ग में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो कृषि कर्मन अवार्ड कहाँ कहाँ मिला है? पैडी के लिए आपको कब मिला था? हमको पैडी मतलब राइस के लिए मिला था 2010 से लेके 10-11, 12-13 और 13-14 में 3 साल लगातार मिला हमको पैडी के लिए। ठीक, पल्सेस के लिए कब मिला हमको? 14-15 में। फूड ग्रेन के लिए कब मिला है हमको? 2016-17 में। टोटल 5 बार हमको ये अवार्ड मिला है। अगर क्वेश्चन आएगा तो तीनों को ऐड करोगे, 5 बार कृषि कर्मन अवार्ड हमको मिला है। किसके किसके लिए कब कब मिला है मैंने बता दिया है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए टोटल एरिया कितना उगाया जाता है, बागवानी की चीजें कितने एरिया में? तो 7,31,529 हेक्टेयर में उगाया जाता है। और क्या क्या है इसमें? वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्रूट्स, प्लांटेशन क्रॉप, फ्लावर, और आपके आयुर्वेदिक मेडिसिन। ठीक है, तो इसका भी अब आपको पता होना चाहिए एरिया वाइज कौन सा जो होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको जब प्रोडक्शन बता रहा था पैडी का और ये ऑयल सीड्स का, तो मैंने एरिया का लिखाया एक चार्ट आपको असेंडिंग ऑर्डर में, दूसरा लिखाया प्रोडक्शन का। यहाँ प्रोडक्शन और एरिया दोनों का एकदम सेम है, आइडेंटिकल है। तो ये क्रूशल भी आपके मेंस के लिए। तो एरिया और प्रोडक्शन वाइज कौन कौन से हैं देख लो सीधा। प्रोडक्शन, ठीक है, हॉर्टिकल्चर के अंदर है ये। सबसे ज्यादा फ्रूट्स उगाए जाते हैं, नहीं सबसे ज्यादा वेजिटेबल, सब्जी तो रोज खाते हैं ना हम लोग, वेजिटेबल्स। फिर सब्जी के बाद सबसे ज्यादा क्या खाते हैं हम लोग घर में? फ्रूट्स। चुटकी भर मसाला भी डाल लेते हैं हम लोग, तो स्पाइसेस। फिर प्लांटेशन क्रॉप। फिर आता है आपका फ्लावर्स। फिर आएगा आपका मेडिसिनल हर्ब्स एंड एरोमेटिक क्रॉप। ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन मेडिसिन ये सब टाइप का। तो वेजिटेबल होल्ड्स द मैक्सिमम quantity या शेयर इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन इन एरिया ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, एंड द लीस्ट इज विद आपका मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन यहाँ व्यापम के एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं, सीजीपीएससी के एग्जाम में दिखते ही दिखते हैं हम लोग को इरिगेशन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर में इरिगेशन ही है। खेती की प्यास तो इरिगेशन ही बुझाएगा। सिंचाई, इसको आप बोलते हो ना इरिगेशन, किसी भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी का क्या है? पेट्रोल है, फ्यूल है। पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी चलेगी, वैसे ही एग्रीकल्चर में आप इरिगेशन करोगे तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ता है। जब स्टेट हमारा बना था सन 2000 में, तो हमारा सिर्फ कैपेसिटी था इरिगेशन का एट द टाइम ऑफ 13.28 लाख हेक्टेयर। इतने एरिया पे हम लोग क्या कर पा रहे थे? इरिगेशन कर पा रहे थे। मगर अभी नया डाटा जो नवंबर ऑफ 2025 का है, ये बढ़कर 21.90 लाख हेक्टेयर हो चुका है। देख रहे हो कितना ग्रोथ है हम लोग का। आज हम लोग का जब स्टेट छत्तीसगढ़ बना, उससे लेके नवंबर 25 तक हम 21.9 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गए हैं। हमारा इरिगेशन परसेंटेज अब 38.40% हो गया है। मतलब इरिगेशन परसेंटेज, इसका मतलब अगर 100 हेक्टेयर जमीन है, उसमें हर 100 हेक्टेयर में 38.40 हेक्टेयर जमीन क्या है? इरिगेटेड है। मतलब 38.4% का इरिगेशन हो गया है कैपेसिटी हमारे छत्तीसगढ़ में। देखो,
मेंस में एक क्वेश्चन आ सकता है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन छत्तीसगढ़। आप सिर्फ कहानी नहीं लिखोगे वहां पे जाके, आप सॉलिड डाटा लिख के आओगे। स्टेट के आप लिखिएगा, स्टेट के 144 146 डेवलपमेंट ब्लॉक में 119 जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं वो सेफ हैं आज भी। ठीक है, हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पंजाब हरियाणा टाइप नहीं हो रहा है। टोटल कितने ब्लॉक है हमारे स्टेट में? 146, उसमें अभी भी 119 क्या है, सेफ कैटेगरी में आते हैं। पर चिंता की बात यह है कि जो 22 ब्लॉक हैं, इन दोनों को माइनस करोगे तो जो 22 ब्लॉक हैं वो सेमी क्रिटिकल, और 5 ब्लॉक जो हैं हमारे वो क्रिटिकल कैटेगरी में आ चुके हैं। ग्राउंड वाटर हद से ज्यादा एक्सट्रैक्ट हो रहा है वहां पे। इसका मतलब है कि उन 5 ब्लॉक के जो किसान हैं जमीन से उतना पानी निकाल रहे हैं जितना बारिश से वो वापस रिचार्ज ना हो पा रहा होगा। तो यही कारण है कि सरकार का नया टारगेट है 32 लाख हेक्टेयर के एरिया को हमको, जो यहाँ पे 21 है, इसको हमको 32 लाख हेक्टेयर तक क्या करना है, इरिगेशन कैपेसिटी को बढ़ाना है सरफेस वाटर से। ठीक है, नहर से, डैम से सिंचाई देनी है इनको, ताकि वो किसान जमीन से पानी ना निकालें। ये जो 5 क्रिटिकल है और जो ये 22 भी सेमी क्रिटिकल स्टेज पे हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू आवर नॉलेज। ठीक है, तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया छत्तीसगढ़ का कितना है सर? देखो, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 137.90 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इसमें सरफेस वाटर मतलब जो आपके नहर और डैम और इन सब से आता है वो है 48,296 मिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये होता है आपका, आउट ऑफ विच इतने जितने सरफेस वाटर है उससे हम 41,720 जो मैट्रिक क्यूबिक मीटर है उतना यूज कर रहे हैं आज की डेट में। ग्राउंड वाटर की अगर बात करें हम लोग, तो हमारा टोटल वॉल्यूम है 12,180 मिलियन क्यूबिक मीटर का, ऑफ विच 47%, 43% के आसपास इज करेंटली बीन यूटिलाइज्ड। तो अगर क्वेश्चन आए कि ग्राउंड वाटर कितना है स्टेट में, तो 12180 मैट्रिक क्यूबिक मीटर, उसमें से हम लोग ऑलमोस्ट 47.32% यूज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, कितने टोटल ब्लॉक है? 146 टोटल ब्लॉक है। उसमें सेफ कैटेगरी में कितने आ रहे हैं? 119। सेमी क्रिटिकल में कितने आ रहे हैं? तो 22। और क्रिटिकल में कितने आ रहे हैं? तो 5। ये भी आपको पता होना चाहिए। मेजर कंसर्न इन्हीं के लिए है, इन्हीं के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमको आ रहा है आज की डेट में। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ आर स्टेट जब हुआ था तब कितना था हमारा कैपेसिटी, ये लिखिए होंगे आप लोग 13.28। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ठीक है, करंट कितना है? 21.90। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन दोनों में इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज हुआ 8.62 लाख हेक्टेयर का। ये भी लिख के रखना कि हमारे स्टेट बनने से अभी तक नवंबर 2025 तक 8.62 लाख हेक्टेयर का इरिगेशन कैपेसिटी हमने बढ़ाया है। करंट इरिगेशन कैपेसिटी परसेंटेज वाइज कितना है? 38.40। ये भी एक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। एंड टू डेवलप सरफेस वाटर इरिगेशन कैपेसिटी अक्रॉस 32 लाख हेक्टेयर, तो उससे हम अगर करेंगे तो 75% जो सोन एरिया है हमारा उसको हम कवर कर पाएंगे, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ मेजर प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। और कितने मेजर प्रोजेक्ट हैं अगर ये क्वेश्चन आए तो 8 हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं मेजर प्रोजेक्ट आज की डेट में। मतलब डैम यार, बड़े बड़े मिनीमाता डैम ऐसे टाइप से 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अभी 4 और बन रहे हैं। वैसे ही आपका मीडियम प्रोजेक्ट होते हैं, वो हैं आपके टोटल 38 कंप्लीट हो चुके हैं और 0 अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे ही माइनर प्रोजेक्ट हैं, छोटे छोटे आपके एनिकेट और ये सब बनते हैं ना, वो 2514 जैसे मिरौनी बराज है, बराज बनते हैं, कंप्लीट हो चुके हैं और 365 अंडर कंस्ट्रक्शन है। ट्यूब वेल स्कीम अगर देखोगे, ट्यूब वेल स्कीम के अंदर 30 कंप्लीट हो चुके हैं, 1 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इरिगेशन, इरिगेशन बहुत कर लिए, तो सोर्स क्या है इरिगेशन का? इरिगेशन आते कहां से हैं? सोर्सेस ऑफ इरिगेशन देखेंगे हम कि खेत तक पानी पहुंचता कैसे है। अभी तो ये बता दिया मैंने कि कितना इरिगेशन हो रहा है। हमारे स्टेट में टोटल नेट एरिया लगभग 15,11,921 हेक्टेयर है। ठीक है, ये आपको पता है, 15 लाख के आसपास हेक्टेयर जमीन है टोटल। खेत तक पानी लाने के लिए 4 मेजर सोर्सेस का उपयोग होता है हमारे स्टेट में। एक है नहर, जिसको आप कैनाल बोलते हो।
दूसरा है खेत में पानी आता है ट्यूबवेल से, जो नलकूप होता है। तीसरा आसपास में तालाब है, पॉन्ड है, तो वहां से आता है। और चौथा है कुओं से आता है। तो कैनल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स एंड वेल आर द 4 सोर्सेज जिससे इरिगेशन होता है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट इनका सीक्वेंस पूछता है। सबसे ज्यादा सिंचाई इरिगेशन किससे होता है? कैनाल से होता है। 54.02% कैनल से आपका सिंचाई किया जाता है। क्यों भाई? नहर से क्यों? क्योंकि हमारे पास महानदी जैसे बड़े बड़े रिवर सिस्टम है, शिवनाथ नदी है उसमें, और तांदुला डैम बना हुआ है हमारे यहाँ, गंगरेल डैम जैसे डैम बने हुए हैं, सिंचाई हमारे लिए आसान है। दूसरे नंबर पर ट्यूबवेल आता है। ये गलत गलत चीज है, सरफेस वाटर से नहीं, ये हम लोग नीचे से पानी निकाल रहे हैं, ग्राउंड वाटर। 44% जो एरिया है वो ट्यूबवेल से सिंचाई हो रही है। आपने देखा होगा ना, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर के आसपास के गांव जहां नहर की पहुंच नहीं है, डायरेक्टली नहीं पहुंचता नहर, वहां किसान ट्यूबवेल लगा के रखे हुए हैं, उससे पानी निकालते हैं। तो अभी देखो क्या क्या हुआ, पहला कैनल हो गया, फिर ट्यूबवेल हो गया, फिर पॉन्ड्स हो गए, और फिर कुआं से बहुत दिक्कत है भाई, कुआं से भी किया जाता है वेल। ठीक है, ये आप लोग लिख के रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पॉन्ड से 1.17% किया जाता है, और वेल से 0.50%। ठीक है, लोएस्ट वेल से है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम इरिगेटेड एरिया। मतलब सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट इरिगेटेड है, किससे इरिगेटेड है, कहाँ हरियाली है, कहाँ सूखा है, ये देख रहे हैं। ठीक है, अब पूरे स्टेट का मैप अपने दिमाग में लाइए एक बार आप लोग। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से लेके नीचे सुकमा तक का। एक तरफ आपको सेंट्रल प्लेन्स दिखेंगे, हमारे महानदी के बेसिन वाला इलाका सेंटर पे दिखेगा। दूसरी तरफ आपको बस्तर के पठार दिखेंगे, प्लेट्यू वाला इलाका। और यही ज्योग्राफी हमारे डाटा को डिफाइन करती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं अक्सर मैक्सिमम इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा आंख बंद करके लगा के आते हैं, बहुत साल से पढ़ रहे हैं। पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक्स है यहाँ पे। अगर क्वेश्चन पूछे मैक्सिमम ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, मतलब हेक्टेयर में मैक्सिमम ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, तो वो बेमेतरा आएगा। क्योंकि बेमेतरा में क्या होता है, खरीफ और राबी दोनों सीजन में मैक्सिमम क्या होता है, फसल उगाई जाती हैं। तो ग्रॉस का मतलब क्या हुआ कि साल भर में सबसे ज्यादा इरिगेशन किसको जरूरत पड़ेगी, जहां सबसे ज्यादा फसल उगाई जाएगी। तो ग्रॉस में हमेशा बेमेतरा लगेगा अभी अभी फिलहाल में। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर कुछ ग्रॉस में क्या होगा, क्योंकि वहां राबी और वो दोनों सीजन में क्रॉपिंग होती है, तो बेमेतरा आंसर में आएगा। ठीक, अगर पूछा आपका टोटल या मैक्सिमम नेट इरिगेटेड एरिया, मतलब जिसमें एक बार का ही फसल हो रहा है मगर सबसे ज्यादा पूरा फसल जो है इरिगेशन किसको सबसे ज्यादा मिल रहा है, तब वो आंसर आएगा आपका जांजगीर एंड चांपा। जांजगीर चांपा का नेट इरिगेटेड परसेंटेज 102% है। ठीक है, सॉरी 100% है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं पे सुकमा उकमा के इलाके में 0% है। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। मैं डाटा भी बता देता हूं, आपको टेंशन नहीं लेना, डाटा इज ऑलवेज देयर, वी हैव ऑल द डाटास। ठीक, देखो आप अगर ग्रॉस 30 जून तक का डाटा है, ये 2025 का ग्रॉस इरिगेटेड एरिया की बात करें, मैक्सिमम बाय एरिया किसका है, बेमेतरा। ठीक, कितना है वो मत जानो। मैक्सिमम बाय परसेंटेज किसका है, जांजगीर चांपा का। मिनिमम बाय एरिया किसका है, दंतेवाड़ा में सबसे कम है ग्रॉस, सिर्फ 30 हेक्टेयर का लैंड जो है वो इरिगेटेड है यहाँ। मिनिमम परसेंटेज वाइज किसका है, तो वो है आपका दंतेवाड़ा एंड सुकमा दोनों, 0%। ठीक, अब ये ग्रॉस की बात हो गई। अब इसी में नेट देखते हैं अपन। तो नेट में मैंने क्या बताया था, नेट इरिगेटेड जांजगीर चांपा सबसे आगे रहेगा। मैक्सिमम किसका है बाय एरिया, जांजगीर चांपा। मैक्सिमम बाय परसेंटेज किसका है, वो भी जांजगीर चांपा ही है, 102%। मिनिमम बाय
एरिया किसका है, तो ऑब्वियसली दंतेवाड़ा, और मिनिमम बाई परसेंटेज भी वही है, दंतेवाड़ा एंड सुकमा। ठीक है। अगर हम लोग को क्वेश्चन आ जाए कि ओवरऑल स्टेट का एवरेज कितना इरिगेशन है, तो ओवरऑल मतलब कुल मिला के ओवरऑल स्टेट का जो परफॉर्मेंस है या एवरेज आप देखोगे, या फिर आप बोल सकते हो नेट एरिया जो आपका कंपेयर टू नेट सोन एरिया जो है, मतलब एक जमीन है उसमें पूरा स्टेट है, उसमें अगर पूरे उसमें 3/4 हिस्से में क्या हो रहा है, खेती हो रहा है, तो इसमें कितने एरिया को क्या मिल रहा है, इरिगेशन मिल रहा है, ये बताने को बोल रहा है। मतलब लिख सकते हो नेट इरिगेटेड एरिया कंपेयर्ड टू नेट सोन एरिया। 10 एकड़, मगर एग्जाम्पल लो, 10 एकड़ की जमीन है, 10 एकड़ की जमीन में अगर आप खेती कर रहे हो तो कितने इलाके पे आप क्या है, इरिगेशन मिल रहा है आपको, तो वो है 32, मतलब सिर्फ 3.2 एकड़ में आपको मिल रहा है क्या, 32%, मतलब आपका 3.2 एकड़ में ये आपको क्या मिल रहा है, इरिगेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए नेट में। और वही टोटल इरिगेटेड एरिया कंपेयर टू नेट सोन एरिया कितना रहेगा, टोटल वाला रहने दो, वो डाटा काम नहीं आएगा, यही डाटा काम आएगा आपको। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ स्कीम्स भी हैं हमारी गवर्नमेंट की, उन स्कीम्स के बारे में भी जानते हैं। पहला है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKYS। ये नोट्स में है, बहुत हड़बड़ाओ मत। पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर हमारे स्टेट में 3 प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन 99 नेशनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स। टोटल हमारे देश में 99 प्रोजेक्ट को एकदम प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया, उनमें 3 हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। दिसंबर 2026 तक ये टारगेटेडली कंप्लीट हो जाने चाहिए इस साल पे। कौन से 3 है वो लिख के रख सकते हो आप लोग। केलो का है, केलो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। दूसरा है खारंग, केलो इसी के अंदर है, खारंग है, खारंग इरिगेशन प्रोजेक्ट, और मनियारी इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों इरिगेशन प्रोजेक्ट आपके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्या है, इंक्लूड किया गया है आपका प्रायोरिटी लिस्ट में। दूसरा है आपका अरपा भैंसाजार प्रोजेक्ट, अरपा भैंसा झार प्रोजेक्ट। इसका बेनिफिशियरी एरिया है बिलासपुर के पास का इलाका है, अरपा के नदी के, कोटा का इलाका, बिल्हा का इलाका, तखतपुर का इलाका, बिलासपुर का जो जोन है, 25,000 हेक्टेयर के कैपेसिटी रहेगी। तीसरा आपका इसमें और है क्या, राजीव समोदा निजदा, समोदा निजदा प्रोजेक्ट। इसको लिस्ट किया गया, इट इज लिस्टेड इन द सर्वे, अभी इसको करा गया है, किया जाएगा। केलो प्रोजेक्ट के कौन कौन से बेनिफिशियरी एरिया हैं, तो रायगढ़ के इलाके में केलो बहती है, रायगढ़ हो गया, खरसिया, सारंगढ़, चंद्रपुर, ये सब इलाके। सिद्धा बाबा रिजर्वायर है, सिद्धा बाबा रिजर्वायर, सिद्धा बाबा रिजर्वायर, तो इसके बेनिफिशियरी एरिया है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बेमेतरा का इलाका। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, अंडर कंस्ट्रक्शन इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये जितना भी पढ़े हम लोग, ये क्या है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन कौन कौन से हो रहे हैं। अब नेक्स्ट आपका देखते हैं हम लोग, कुछ और मेजर आपके वाटर लिंकेजेस और बैरेज वाले प्रोजेक्ट हैं, बैरेज वाले प्रोजेक्ट्स हैं, या अंडर लिंकेज करने के लिए 2 जगह से। तो एक है आपका सीकासार कोदार लिंकेज प्रोजेक्ट, कोदार रिवर और सिकासार प्रोजेक्ट को, तो ये कवर करेगी आपका गरियाबंद और धमतरी को। वैसे ही एक है इंद्रावती महानदी लिंक प्रोजेक्ट, एक 120 किलोमीटर का कैनाल कनेक्ट करेगा सिकासर, कोदार और केशवा रिजर्वायर को, तो ये इंद्रावती सेकंड वाला लिख सकते हो, इंद्रावती महानदी लिंक प्रोजेक्ट है। तीसरा आपका है, फिर एक और है क्या, मोहला नहीं मोहमेला सिरपुर बराज, ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट में पानी लाएगा। इसके साथ एक और है आपका देउरगांव बैराज, ये इंद्रावती रिवर के ऊपर है, क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया, तो इकोनॉमिक सर्वे में था तो मैं बता रहा हूँ, बस्तर के इलाके में। एक आपका है मतनार बराज, मतनार बराज ये भी इंद्रावती रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है बस्तर में। तो ये 2 को याद रखना, मतनार और देउरगांव भूल जाते हैं लोग, इनको ज्यादा हम पढ़ते नहीं है। इसके बाद वी आर हैविंग 8 मेजर मेजर वाटर प्रोजेक्ट इन छत्तीसगढ़, और इसके भी आपको बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट को क्या मैच द फॉलोइंग करने बोल देगा। पहला जैसे हो गया महानदी प्रोजेक्ट ग्रुप है एक, इसके अंदर आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं, रायपुर में, बलौदाबाजार में, धमतरी में, बालोद में। ठीक, फिर एक आपका सेकंड है बालोद तांदुला प्रोजेक्ट, इसका बेनिफिशियरी है बालोद, दुर्ग और बेमेतरा आपका।
फिर एक ऐसे ही है सीकासर रिजर्वायर, गरियाबंद और धमतरी के इलाके पे। फिर एक कुदार है, कुदार रिवर कहाँ, महासमुंद से बहती है, तो ये महासमुंद में रिजर्वायर, कुदार रिजर्वायर करता है। यहाँ पे घूमने उमने की भी जगह, रिजॉर्ट बने हुए हैं। नेक्स्ट है मिनी माता बैराज, मिनी माता बैराज हो गया आपका। ये कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ वाले इलाके को बेनिफिट करेगा इरिगेशन। फिर एक है जोंक डाइवर्जन प्रोजेक्ट, जोंक डाइवर्जन प्रोजेक्ट आपका बलौदा बाजार, भाटापारा, सारंगढ़, बिलईगढ़ में। फिर एक आपका है खारंग, खारंग रिजर्वायर, ये आपका बिलासपुर में है। एक है मनियारी रिजर्वायर, ये आपका मुंगेली में है। तो ये आपको मैच द फॉलोइंग में आ गया तो पता होना चाहिए बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट। और नोट्स में एक बार डेप्थ में आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को मैं यहीं एंड करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का पूरा अलग है, इरिगेशन से रिलेटेड नहीं है वो। और इनको नोट से एक बार अच्छे से देखिएगा। आई होप सो आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं यहाँ पे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।